Hello friends, this is Kirti Tiwari and in this video we will discuss practice paper 5 from Dr. Ranjit Singh. So guys जो लोग UPTCT PGT की तैयारी कर रहे हैं एंड मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि उन्हें इस सीरीज़ की सभी वीडियोज़ मिल सकें। एंड नाउ स्टार्ट द वीडियो। देखिए प्रैक्टिस पेपर 5 का पहला क्वेश्चन, इन विच वर्क मिल्टन राइट्स, कौन से वर्क में मिल्टन लिखते हैं, आई डिनाई नॉट बट दैट इट इज़ ऑफ ग्रेटेस्ट कंसर्नमेंट इन द चर्च एंड कॉमनवेल्थ to have a vigilant eye how books demand themselves as well as men, and thereafter to confine, imprison, and do sharp as justice on them as malefactors. So किस वर्क में लिखा है ये मिल्टन ने? सो एरियोपैजिटिका। दिस इज़ द मोस्ट फेमस वर्क ऑफ मिल्टन जो कि आया था 1644 में और लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस प्रिंटिंग को लेकर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, मिल्टन्स राइटिंग वर ब्रंट इन पब्लिक बाय द कॉमन हैंगमैन लाइक हिज डैश एंड ए। देखिए कौन सी राइटिंग्स को उनकी जला दिया गया था पब्लिक में कॉमन हैंगमैन के द्वारा। तो देखिए आइकॉनोक्लास्ट एंड डिफेंस ऑफ इंग्लिश प्यूपिल, इन दोनों ही राइटिंग्स को जला दिया गया था बाई कॉमन हैंगमैन द्वारा इन 1660 में। ठीक है, 1660 में जला दिया गया था क्योंकि इसमें इन्होंने चार्ल्स फर्स्ट की डेथ को डिफेंस किया था। सो गाइज आप लोगों का आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। Milton says he wrote dash to deliver the press from the restaurant with which it was encumbered. सो एरियोपैजिटिका में उन्होंने लिखा है तो बी आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये लाइन्स हैं मिल्टन की, कहाँ से ली गई हैं? हिज काउंसिल whom she had displeased his age as one disarmed his anger all he lost, and thus with peaceful words appraised her soon. सो ये लाइन्स भी उनकी, ये लाइन्स ली गई हैं पैराडाइज लॉस से, तो सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। थिसारस लैटिन और लैटिन डिक्शनरी इज़ एन अनफिनिश्ड वर्क ऑफ जॉन मिल्टन, ये दोनों अनफिनिश्ड वर्क माने जाते हैं मिल्टन की। एंड नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ मिल्टन हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग ऑफ सम थियोलॉजिकल ऑब्सक्योरिटीज इन पैराडाइज लॉस्ट, कौन हेल्प करता है मिल्टन की एक्सप्लेन करने में? डॉक्ट्रिना क्रिस्टिना, ये एक उनका थियोलॉजिकल ट्रीटाइज है जिसमें उन्होंने अपने धार्मिक विचार प्रस्तुत किए हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 7। हु ट्रांसलेटेड मिल्टन्स लैटिन वर्क द डॉक्ट्रिना क्रिस्टिना इनटू इंग्लिश। ठीक है, किसने मिल्टन का लैटिन वर्क द डॉक्ट्रिना क्रिस्टिना इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था? सो गाइज चार्ल्स आर समर एंड जॉन कैरे ने इसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी। एक्चुअली ये लैटिन वर्क द डॉक्ट्रिना क्रिस्टिना इनका एक लैटिन वर्क था, तो इसको इंग्लिश में इन दोनों राइटर्स ने इसे ट्रांसलेट किया 1825 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। हु सैड इन पैराडाइज लॉस्ट वी डेप्लोर द एक्सीडेंटल लॉस ऑफ नेटिव मॉर्टलिटी मोर देन वी कैन अपलॉड इट्स ग्रेसियस रेस्टोरेशन। सो प्रैंक कर्मडे का स्टेटमेंट है ये, सो बी आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। Which short play of Galsworthy amply reflect his high regard for the art of the theatre and his strong condemnation of the mean money seekers who vulgarize and soil the art. So punch and go, D आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। An Alexandrine is a verse line in, एक जो ये अलेक्जेंड्राइन लाइन है ये होती है एक आयम्बिक हेक्सामीटर में। एक्चुअली मैंने बताया था स्पेंसेरियन स्ट्रेंजा होती है, उसकी नवी लाइन होती है और उसको अलेक्जेंड्राइन बोलते हैं जो कि आयम्बिक हेक्सामीटर में होती है। सो ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। एंड आयम्बस कंसिस्ट ऑफ, जो आयम्बस होता है वो कंसिस्ट करता है वन अनएसेंटेड सिलेबल फॉलोड बाय एन असेंटेड वन। सो गाइज आपका 8 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। ब्लैंक वर्स होती है सो अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर, ये एक अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर होती है, यानी बिना लय की पंक्ति। ठीक है, बिना लय की जो कविता होती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वो सॉरी 13, फ्री वर्स इज पोइट्री। फ्री वर्स क्या होती है पोइट्री में? सो कन्फर्मिंग टू नो रेगुलर मीटर, ये कोई भी रेगुलर मीटर को फॉलो नहीं करती, इसीलिए इसको फ्री वर्स बोला जाता है। सो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ब्योल्फ। ब्योल्फ है, ब्योल्फ क्या है? ये एक फर्स्ट ओल्ड इंग्लिश एपिक है। ओल्ड इंग्लिश यानी एंग्लो सैक्सन पीरियड का इसको एपिक माना जाता है। सो आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, I had found my religion. Nothing seemed more important to me than a book. I saw the library as a temple. Who said this? किसकी लाइन्स हैं ये? सो जीन पॉल सार्टर की लाइन्स हैं, तो ये आपका यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, Oh, this love that makes the world go round. Who said this? तो this का मतलब तो दिस होता है ना, तो oh this love that makes the love world go round, किसने कहा ये? सो these lines are by लेविस कैरोल, तो आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, द फिगर ऑफ स्पीच इन डेथ लाइज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स इज, यानी कि डेथ अपने ठंडे हाथ राजाओं पर डालती है, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है, तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच ही रिसीव्ड ए मोर्टल वुंड। यहाँ आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है, इन 4 में से कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन है। सो ट्रांसफर एपी थैट आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ, तो बी सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनफिनिश्ड वर्क ऑफ जॉन मिल्टन। निम्न में से कौन सा एक अनफिनिश्ड वर्क है जॉन मिल्टन का? सो द डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना, ये एक इनकम्प्लीट ट्रीटाइज है, जो कि ये एक थियोलॉजिकल वर्क है मिल्टन का, जो कि लैटिन में लिखा गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, मिल्टन वॉज कमीशन। मिल्टन को कमीशन कहा गया टू राइट, लिखने के लिए आइकोनोक्लास्ट एज ए रेस्पॉन्स, एक रेस्पॉन्स की रूप में। टू द रिप्लाई वॉज इंटेंडेड टू बी द ऑफिशियल आर्गूमेंट बाय द कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट, तो कौन से वर्क के रेस्पॉन्स में मिल्टन ने आइकोनोक्लास्ट अपना वर्क लिखा? तो आइकॉन बेस लाइक एक वर्क है, इसी के रेस्पॉन्स में इन्होंने आइकॉन क्लास लिखा था, क्योंकि इसमें जो है चार्ल्स फर्स्ट हैं, उनकी ये एक चार्ल्स फर्स्ट की एक ऑटोबियोग्राफी है एक्चुअली, जिसमें कि चार्ल्स फर्स्ट को एक महान राजा के रूप में दिखाया गया है, बिल्कुल एज ए मार्टायर, और यू कैन से जस्ट लाइक क्राइस्ट और जीसस क्राइस्ट। सो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था मिल्टन को, तो मिल्टन ने इसके रेस्पॉन्स में आइकोनोक्लास्ट अपना वर्क लिखा। सो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21, द इंटेंशन ऑफ आइकॉन बेस लाइक वाज टू डिपिक्ट, जो इंटेंशन मतलब उद्देश्य क्या था आइकॉन बेस लाइक का? वाज टू डिपिक्ट चार्ल्स फर्स्ट एज अ मार्टायर। तो आइकॉन बेस लाइक जो वर्क था, उसका जो इंटेंशन था चार्ल्स फर्स्ट को एक मार्टायर के रूप में दिखाना, बाय ड्राइंग एनालॉजिस बिटवीन चार्ल्स एंड, यहाँ पर आपको खाली स्थान दिया है, इसे कंप्लीट करना है। मिल्टन ट्राइज टू रिप्लेस इट विद एन इमेज ऑफ वेन एंड हिपोक्रेटिकल, तो यहाँ भी आपको इसे कंप्लीट करना है, तो आपको ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पर आएगा जीसस क्राइस्ट। ठीक है, मैंने अभी आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि इस बुक में इस बुक का इंटेंशन था चार्ल्स फर्स्ट को जीसस क्राइस्ट की तरह दिखाना, जबकि मिल्टन ने उन्हें इसमें प्रस्तुत किया एज ए टायरेंट, शासक के रूप में। ठीक है, तो आपका ए यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22, हु रोट द फॉलोइंग लाइन्स। सो लेट्स सी हु रोट दीज लाइन्स। सिंस पैराडाइज लॉस्ट इज बोथ a great and controversial poem, it has inevitably drawn the attention of all lovers of Milton. Also, since the poem concerned God and Satan and the fall, the criticism of the poem includes some highly charged and committed writings about the presentation of Satan, how far he is to be seen as heroic, or about the poet's conscious or unconscious attitude to his God, as well as about the view of relationship of Adam and Eve, whether the fall is fortunate or unfortunate, and whether Milton's style is to be admired or deplored.
सो दीज लाइन्स आर बाय जी प्रॉफिट के द्वारा ये लिखी गई हैं, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 में हु कंट्राडिक्टेड ड्राइडन ऑन द पॉइंट ऑफ एडम एज अ एपिक हीरो बाय मेंटेनिंग दैट देयर इज नो रीजन वाई द हीरो शुड नॉट be unfortunate, and forwarded his own argument that even if success is necessary, Adam's deceiver was at last crushed. Adam was restored to his maker's favor. So who contradict ड्राइडेंस पॉइंट? ठीक है, कौन ड्राइडन का विरोध करता है इस पॉइंट पर? सो डॉक्टर जॉनसन कंट्राडिक्ट ड्राइडन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24। John Stuart, an adventurer in Central Africa, leads the expedition eradication of the slave trade. He cares less about eradication but only intends to cut through Central Africa and reach the diamond field on the Kasi River on the border of the पोर्टग्यूज वेस्ट अफ्रीका विच प्ले डील्स विद द एबव इवेंट, है ना। इस एबव इवेंट को कौन से प्ले में दर्शाया गया है? सो द फॉरेस्ट, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25। मिसिज लार्नी, quite ignorant of the relation of debtor and creditor between Heathrow and Venter of the fraud of 6% commission, tell her lawyer Venture about the settlement in order to raise money on it. As she is hard up, thus Venture gets a clue to the ugly affair. The above events are covered in the play. ये जो इवेंट है ये कौन से प्ले में दिखाई गई है? किस प्ले को ये कवर करती है जो एबव इवेंट है? सो द ओल्ड इंग्लिश, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये प्ले है गाल्सवर्दी का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26। द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट दैन प्रपोज्ड इन दीज पोएम्स वाज टू चूज इंसिडेंट एंड सिचुएशन फ्रॉम कॉमन लाइफ। ठीक है, विच पोएम वर्ड्सवर्थ इज रेफरिंग टू इन द एबव लाइन्स? कौन सी पोएम में ये जो लाइन है रेफर कर रही हैं? सो लिरिकल बैलाड है ना, तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27। हु क्लेम दैट देयर नाइदर इज नॉर कैन बी एन इसेंशियल डिफरेंस, है ना, बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मैट्रिकल कंपोजिशन। सो मतलब इसमें कोई इसेंशियल डिफरेंस नहीं होना चाहिए किसमें? बिटवीन द, मतलब प्रोज में कंपोजिशन ऑफ प्रोज और पोइट्री के कंपोजिशन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा होना चाहिए कि कॉमन मैन को वो समझ आ सके। सो ये किसने कहा है? सो वर्ड्सवर्थ इन प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड। सो बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 28। हु पेड अ ट्रिब्यूट टू शेक्सपियर इन द फॉलोइंग वर्ड्स? किसने श्रद्धांजलि अर्पित की है शेक्सपियर को इन द फॉलोइंग वर्ड्स? सो पोइट्स आर बॉर्न नॉट मेड। जो पोइट होते हैं वो क्या होते हैं? पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। व्हेन आई वुड प्रूव दिस ट्रूथ द ग्लैड रिमेम्बरेंस आई मस्ट लव of never dying Shakespeare, who alone is argument enough to make that one. So किसका स्टेटमेंट है ये? लियोनार्डिक्स, तो डी यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। हु रोट फॉलोइंग लाइन्स ऑन शेक्सपियर? फॉलोइंग लाइन्स शेक्सपियर के ऊपर किसने लिखी हैं? What lofty Shakespeare art, aging, revived, and verbius, like now, so as the self twice lived. This love that thus to thee is shown, the lavrous is, the glory still thine own. So जॉन वेरन ने ये लाइन्स लिखी हैं, तो आपका ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 30। अ 14 लाइन्स पोएम, एक 14 लाइन की कविता। आप 14 लाइन की कविता से ही समझ गए होंगे। इन आइम्बिक पेंटामीटर, ठीक है, जो आइम्बिक पेंटामीटर में होती है, कंसिस्टिंग ऑफ, जिसमें होते हैं 3 क्वार्टरन, ठीक है, एंड कंक्लूडिंग कपलेट इज नोन एज, और लास्ट में क्या होता है? कपलेट होता है, तो वो जानी जाती है शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से। तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 3 क्वार्टरन एंड एक कपलेट होता है लास्ट में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31। दिस प्ले इज ऑफन रिगार्डेड एज वन ऑफ द शेक्सपियर्स वीकेस्ट प्ले। ठीक है, निम्न में से एक जो ये प्ले है शेक्सपियर का, वो सबसे वीकेस्ट माना जाता है। इट हैज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर कास्ट दैन एनी अदर प्ले बाई शेक्सपियर। सो सबसे जो वीकेस्ट प्ले माना जाता है शेक्सपियर का, द टू जेंटलमैन ऑफ वरोना।
ए यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है करेक्ट सेंटेंस। सो वी यू एंड दे मस्ट वर्क टुगेदर। तो यहाँ पर आपका जो डी वाला है ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो फर्स्ट है ये सही नहीं है। आई यू एंड ही, ये जो ऑर्डर है ये सही नहीं है, गलत है। आई पहले नहीं आएगा इसमें। नेक्स्ट है, इसमें ये एरर है क्योंकि मी नहीं होगा। यहाँ पे भी ये जो मी है ना आई की फॉर्म में होना चाहिए, तो ये यहाँ पे गलत हो गया ना, सब्जेक्ट की फॉर्म में होना चाहिए प्रोनाउन। तो आपका जो डी वाला है ना वही सही है, बाकी सब गलत हैं। बाकी देखिए 33 क्वेश्चन नंबर, व्हेन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए इसे। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पर्सन जब ये तीनों होते हैं, और कब होते हैं सिंगुलर प्रोनाउंस, जब ये सिंगुलर प्रोनाउंस के रूप में होते हैं। आई यू एंड ही आर यूज टुगेदर, साथ में जब यूज़ होते हैं। दे आर प्लेस्ड इन द ऑर्डर ऑफ, तो वो इस ऑर्डर में रखे जाते हैं। टू, सेकेंड पर्सन पहले आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा, यानी कि हु, ही एंड आई, यानी कि 231 ये इसका सूत्र है, ये फॉर्म होती है इसकी। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ भी आपको फाइंड आउट करना है करेक्ट सेंटेंस। सो आई हैव रीड शेक्सपियर्स वर्क हु वॉज ए ग्रेट ड्रामाटिस्ट। तो ये सही नहीं है, इसको हम सही कैसे बोलेंगे, आई हैव रीड द वर्क ऑफ शेक्सपियर हु वॉज ए ग्रेट ड्रामाटिस्ट। ठीक है, तो बी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35, एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू। एक एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जिसे यूज़ किया जाता है। कैसे कैसे यूज़ किया जाता है, देखिए ऑप्शन में। ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब। ठीक है, वर्ब को क्वालिफाई मतलब मॉडिफाई करता है एडवर्ब। एंड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है। एंड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अनदर एडवर्ब, तो इसको भी करता है ना, तो तीनों को करता है ना, वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब को। सो ऑल ऑफ द एबव आपका करेक्ट हो जाएगा, डी सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ब। यहाँ पर आपको अप्रोप्रिएट वर्ब फिल करनी है। क्वेश्चन नंबर 36, माई क्लासमेट डैश द प्राइम मिनिस्टर यस्टरडे। तो यहाँ पे यस्टरडे आया है, तो यहाँ पे सही वर्ब फॉर्म क्या होगी, आई सॉ हो जाएगा ना, क्योंकि यस्टरडे तो पास्ट में आपको लगाना। तो माई क्लासमेट सॉ द प्राइम मिनिस्टर यस्टरडे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37, आई डैश हर ओनली वन ईमेल अप टू नाउ। मैंने उसे अभी तक केवल एक ही ईमेल किया है, तो हैव सेंट हो जाएगा, है ना, बी सही हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38, हाउ डज ऑफेलिया डाई इन हैमलेट। हैमलेट प्ले के अंदर जो ऑफेलिया थी उसकी डेथ कैसे हुई है, कैसे मरती है वो, सी ड्रोन्स इन अ रिवर, वो एक रिवर में कूद जाती है, अपनी सुसाइड कर ली थी एक तरह से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 39, वॉट इज़ ऑनर। ऑनर क्या है, ए वर्ड, वॉट इज़ दैट वर्ड। ऑनर एयर इट ट्रिम रॉकिंग हु हैथ इन इट ही दैट डाइड वेडनेसडे डॉथ ही फीड इट नो डॉथ ही हियर इट नो इज इट इनसेंसिबल देन ये या टू द डेट बट विल इट नॉट लाइव विद द लिविंग नो वाई detraction will not suffer it therefore I will none of it. Honor is a mere and and my catechism, which character in the following Shakespeare's drama made this statement about honor। ठीक है, कौन सा करेक्टर शेक्सपियर के ड्रामा में इस स्टेटमेंट को बोलता है अबाउट ऑनर, जो कि ऑनर से रिलेटेड है। सो देखिए इसके ऑप्शंस हैं, हैमलेट इन हैमलेट, फॉल्स स्टाफ इन किंग हेनरी फोर्थ पार्ट 1। तो आपका जो सेकंड वाला है ना बी करेक्ट हो जाएगा। फॉल्स स्टाफ बोलता है ये किंग हेनरी फोर्थ के फोर्थ पार्ट 1 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40, इन विच ऑफ हिज नोवेल डज इटालो कैल्विनो construct his narrative through a tarot pack of cards and reinterpret the Western canon, providing new versions of Oedipus Rex। फर्स्ट, हैमलेट, मैकबथ एंड किंग लियर। नेट में आया हुआ है 2018 में। सो आपका आंसर हो जाएगा द कासल ऑफ क्रॉस डेस्टिनीज, बी करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 41, इन विच प्ले ए करेक्टर सेज। कौन से प्ले में करेक्टर कहता है स्वीट मिस्टर शेक्सपियर आई विल हैव हिज पिक्चर इन माई स्टडी एट द कोर्ट। सो पहला वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। एनोनिमस प्ले रिटर्न फ्रॉम पैरनासस 1601। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 42,
विच वॉल्यूम वाज प्रीफेस विद अ पोएम बाय बेन जॉनसन, कौन सा वॉल्यूम जिसका प्रीफेस में एक पोएम है बाय बेन जॉनसन के द्वारा, इन विच जॉनसन प्रेजेंटली हेल शेक्सपियर, जिसमें वो उनकी तारीफ करते हैं, इन ए नाउ फेमस कोट एज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, जो कि एक फेमस कोट बन चुका है, नॉट ऑफ एन एज, केवल एक एज के लिए वो नहीं थे बट वो सभी एज के लिए थे। सो फर्स्ट फोलियो के प्रीफेस में ये लाइंस जोड़ी गई हैं 1623 में, जो कि आया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फर्स्ट एडिटर ऑफ द वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर, इनमें से कौन फर्स्ट एडिटर माना जाता है विलियम शेक्सपियर का, तो निकोलस रो को माना जाता है, तो ये आपका यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 44, वर्ड्सवर्थ मेड हिज डिबट, है ना, एज अ राइटर, उन्होंने अपने राइटर की एज अ राइटर मतलब उन्होंने शुरुआत की 1787 से, ठीक है, वैन ही पब्लिश्ड ए सोनेट इन द यूरोपियन मैगजीन, अपने कैरियर की शुरुआत की उन्होंने जब 1787 से किसके साथ, एक सोनेट के पब्लिकेशन के साथ, जो कि पब्लिश हुई थी द यूरोपियन मैगजीन में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 45, वर्ड्सवर्थ फॉल इन लव विद अ फ्रेंच वुमेन एनेटी वेलन हु इन 1701 में गेव बर्थ टू देयर डॉटर, ठीक है, मतलब प्यार में पड़े फ्रेंच वुमेन के एनेटी वेलन नाम था जिसका, 1792 में जिसने बर्थ दिया उनकी एक डॉटर का जिसका नाम था कैरोलिन, तो सी आपका सही हो जाएगा। D6, वर्ड्सवर्थ रोट द सोनेट, इट इज़ अ ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री रिकॉलिंग अ सी साइड वॉक विद द 9-year-old कैरोलिन, ठीक है, 9-year-old कैरोलिन के साथ वो एक सी साइड वॉक पर जाते हैं, तब वो इवनिंग का समय हो रहा होता है, उस समय वो ये लाइन जब उन्होंने इस दृश्य को इस पोएम में सोनेट में कंपोज किया है, इट इज़ अ ब्यूटियस इवनिंग, किसके साथ, कैरोलाइन के साथ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 47, द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ लिरिकल बैलाड 1798 वॉज पब्लिश अंडर द ऑथर नेम ऑफ, किसके नाम से पब्लिश हुआ था ये पब्लिकेशन, जो लिरिकल बैलाड हुआ था 1798 में, सो नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि जब पहली बार अब ये पब्लिश हुआ तो ये कोई किसी के भी नाम से पब्लिश नहीं हुआ था, एनोनिमसली पब्लिश हुआ था, सो डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 48, विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ वॉज क्रिटिसाइज्ड, है ना, एंड रिजेक्ट किया गया, क्रिटिसाइज किया गया, कौन सा वर्क वर्ड्सवर्थ का, इन द वर्ड्स, इन शब्दों में, इम्पॉसिबल दैट द प्ले शुड सक्सीड इन द रिप्रेजेंटेशन, कि ये सक्सीड होना इम्पॉसिबल है, किसने किया ये रिजेक्ट, कौन सा वाला प्ले हुआ था, सो द बॉर्डर, ये इनका रिजेक्ट हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 49, हु वॉज जॉन वॉकिंग स्टीवर्ट दैट मेट वर्ड्सवर्थ इन पेरिस इन 1792, कौन थे स्टीवर्ट जो वर्ड्सवर्थ से पेरिस में मिले 1792 में, सो पहला वाला ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नहीं, इंग्लिश फिलोसोफर, एक फिलोसोफर थे ये, इंग्लिश एंड ट्रैवलर भी थे, हु रोट द एपोक्लिप्से ऑफ नेचर, ठीक है, तो आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 50, मिल्टन रोज इज एलेजिया प्रीमा ए फर्स्ट लैटिन एलर्जी, ये उनकी पहली लैटिन एलर्जी है, एलेजिया प्रीमा, टू अ फ्रेंड, जिन्होंने अपने एक फ्रेंड की लिखी फ्रॉम सेंट पॉल, हिज नेम वाज, जिसका नाम क्या था, चार्ल्स ड्योटी, सो डी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 51, हु रोट अ पोएम एपिटैफ ऑन द एडमिरेबल ड्रामेटिक पोइट विलियम शेक्सपियर, सो जॉन मिल्टन, सो आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 52, आर किड्स एंड कॉमर्स आर मिल्टन्स टू फेमस, आर किड्स और कॉमर्स मिल्टन की क्या हैं, ये मास्क हैं, तो आपका डी यहाँ सही हो जाएगा, बहुत फेमस मास्क हैं दो। देखिए 53, जस्ट बिफोर हिज डेथ इन 1674, अपनी डेथ से, है ना, कुछ टाइम पहले 1674 में डेथ हो गई थी मिल्टन की, मिल्टन सुपरवाइज द सेकंड एडिशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट को सुपरवाइज किया मरने से पहले, अकम्पनीड बाय एन एक्सप्लेनेशन ऑफ वाई द पोएम राइम नॉट, है ना, इसके साथ, सो एंड प्रीफैक्टरी वर्सेस वाई, तो ये जो ये वर्स है, ये जो कविता है, ये किसके द्वारा है, एंड्रयू मार्वेल के द्वारा, सो ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 54, विच पोइट सो हिमसेल्फ एज मिल्टन पोइटिकल सन, कौन से पोइट अपने आप को एक मिल्टन के पोइटिकल सन के रूप में देखते हैं, विलियम ब्लैक हैं ये, तो सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 55, म्यूट सीन एंड ट्रायल सीन अकर इन द प्ले जस्टिस, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। Law is what? It is a majestic edifice sheltering all of us. Who says this in justice? कौन कहता है इन लाइन्स को जस्टिस में,
सो द जज, जज के द्वारा ये लाइन बोली गई है। जस्टिस अप्लाई बाई गाल्सवर्दी, जो कि आया था 1910 में, मोस्ट फेमस प्ले है उनका। द टाइटल ऑफ द प्ले जस्टिस इज़, जो जस्टिस का टाइटल है वो क्या कैसा है, सैटारिकल है या फिर आयरनिकल है, वेग है, आयरनिकल है। ये आयरनिकल क्यों है? क्योंकि इस प्ले का नाम है जस्टिस, और जस्टिस का मतलब होता है, आपको पता ही है, बट इस प्ले में होता क्या है, जस्टिस की जस्ट अपोजिट होता है। सो द टाइटल इज़ आयरनिकल, उल्टा हो गया ना जस्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 58, अ सॉन्ग और हिम ऑफ ग्रीफ और लेमेंटेशन स्पेशली वन इंटेंडेड टू अकम्पनी फ्यूनरल और मेमोरियल राइट्स, यानी कि दुख और विलाप सॉन्ग कोई स्पेशली जो किसी के अंतिम संस्कार या फ्यूनरल पर गाया जाता है उसे दीर्घ बोला जाता है। तो सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 59, अ कॉमिक वर्स कंपोज इन इरेगुलर रिदम, ठीक है। एक कॉमिक वर्स, कॉमिक कविता जो कंपोज की जाती है इरेगुलर रिदम में, उसे डॉगरल कहते हैं। सो सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 60, शॉर्ट पेस्टरल पोएम यूजुअली इन डायलॉग ऑन द सब्जेक्ट ऑफ रूरल लाइफ एंड द सोसाइटी ऑफ सेफर्ड, डिपिक्टिंग रूरल लाइफ एज फ्री फ्रॉम द कॉम्प्लेक्सिटी एंड करप्शन ऑफ द मोर सिविलाइज्ड लाइफ, यानी कि जो भागम भाग और तनाव की ज़िंदगी से दूर, करप्शन से मुक्त ऐसी कविता जो सैफर्ड की सोसाइटी को डिपिक्ट करती है और रूरल लाइफ होती है उसे वो दर्शाती है, ऐसी पोइम को कहा जाता है एक्लॉग। और डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 61, द ओमिशन ऑफ ए साउंड और सिलेबल व्हेन स्पीकिंग एज इन आई एम लेट्स, जैसे ये बोला जा रहा है आई एम लेट्स, तो इसमें जैसे एक सिलेबल को ड्रॉप किया गया है, जैसे आई के बाद ए को ड्रॉप कर दिया गया है, ऐसे ही जब किसी साउंड और सिलेबल को ड्रॉप किया जाता है उस टर्म को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एलिजन, ठीक है। बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 62, द एक्ट ऑफ लीविंग आउट ए वर्ड और वर्ड्स फ्रॉम ए सेंटेंस डेलिबरेटली, है ना। ऐसे ही जैसे ऊपर था वैसे ही उससे मिलता जुलता है ये, कि मतलब किसी वर्ड से किसी एक वर्ड को हटाना, है ना, व्हेन द मीनिंग कैन बी अंडरस्टूड विदाउट देम, और उसके बिना भी उस सेंटेंस का जो मीनिंग है वो क्लियर हो, उसे ना उसे एलिप्सिस कहते हैं। तो आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 63, द एक्ट ऑफ करेक्टिंग और इम्प्रूविंग ए टेक्स्ट और ए चेंज मेड टू करेक्ट और इम्प्रूव ए टेक्स्ट, यानी किसी टेक्स्ट को इम्प्रूव और करेक्ट करने के एक्ट को क्या बोला जाता है, सो एमेंडेशन बोला जाता है। सो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64, द एबिलिटी टू शेयर समवन एल्स फीलिंग और एक्सपीरियंस बाई इमेजिंग वॉट इट वुड बी लाइक टू बी इन दैट पर्सन सिचुएशन, तो इसे एम्पैथी बोला जाता है, ठीक है। परानुभूति, जिसे हिंदी में बोलते हैं एम्पैथी को परानुभूति, जब हम किसी की अनुभूति को खुद अपने अंदर फील करते हैं उसे एम्पैथी हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 65, अ स्पीच ऑफन इन वर्ड्स, है ना, एड्रेस टू द ऑडियंस बाय एन एक्टर एट द बिगनिंग ऑफ ए प्ले, प्ले के शुरू में एक्टर द्वारा ऑडियंस को एड्रेस करने के लिए एक स्पीच बोली जाती है उसे प्रोलॉग बोलते हैं। तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 है, एन इंस्क्रिप्शन और ऑन और एट ए टॉम और ए ग्रेव इन मेमोरी ऑफ, देखिए क्वेश्चन नंबर 66, एन इंस्क्रिप्शन ऑन और एट ए टॉम और ए ग्रेव इन मेमोरी ऑफ द वन बरीड देयर, ठीक है। यानी कि जब किसी इंसान को बरीड किया जाता है या फिर उसकी कब्र के ऊपर एक मतलब उसकी मेमोरी में कुछ लाइंस उसकी तारीफ में लिख दी जाती हैं, उसके ऊपर कोई पत्थर वगैरह लगा के या कोई शिलालेख, उस पर कुछ जो लाइंस होती हैं उन्हें इंस्क्रिप्शन करवा देते हैं, उसे एपिटैफ बोलते हैं ना। तो डी वो सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 67, अ सॉन्ग और पोइम इन ऑनर ऑफ ए ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम सेलिब्रेटिंग ए मैरिज, यानी कि ऐसी पोइम जो सेलिब्रेट करती है मैरिज को, स्पेशली वो ब्राइड मतलब दूल्हा और दुल्हन के सम्मान में गाई जाती है, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं एपिथैलेमियम, ठीक है। तो आपका ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 68, what celestial figure is associated with the king and his reign in the play Henry IV Part 1, यानी कौन सा celestial figure एसोसिएटेड है इस प्ले से हेनरी फोर्थ पार्ट 1 से, सो द सन। तो आपका बी वाला जो है ऑप्शन वो सही हो जाएगा यहाँ पे, सन। देखिए डॉक्टर जॉनसन वॉज पार्टिकुलरली हैप्पी विद द इमेज ऑफ दीज टू पोएम्स,
of John Milton, but he thought that their diction was not very effective, nor the characters were kept sufficiently distinguished, as a melancholic note seemed to pervade even the passage of myth. Those two poems were, वो दो पोएम कौन सी हैं? सो एल एलिग्रो एंड एल पेंसरसो, तो ये आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, गाल्सवर्दी पोर्टेज लॉयल एंड डिवोटेड वाइफ थ्रू द करेक्टर ऑफ मेबल डांसी इन। ठीक है, गाल्सवर्दी पोर्टेज करते हैं लॉयल और डिवोटेड वाइफ के करेक्टर को मेबल डांसी के थ्रू। तो ये जो करेक्टर है मेबल डांसी, ये कौन से प्ले में अपीयर होती है? सो लॉयल्टीज में इसको आप देख सकते हैं, और ये प्ले है गाल्सवर्दी का जो कि आया था 1922 में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वन, गाल्सवर्दी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द करेक्टर ऑफ मैलिस टू शार्पन द अपोजिशन बिटवीन Claire and George by mean of character contrast. Malice, as Claire says, is the only person with imagination enough to see what her position is. He does not make her feel just an attractive female, and interesting things she find in him is a mind, है ना? So the above characters and incident are associated with the play. ये जो करेक्टर हैं एंड इंसिडेंट है कौन से प्ले से एसोसिएटेड हैं? सो द फ्यूजिटिव। एंड नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 72। इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ द tumultuous harmony and song of the nightingale and dove respectively are described as emanating from the grove or from among the trees that from their natural habitat. सो देखिए लाइन्स हैं, ये आपको बतानी है ये कौन सी पोएम से हैं वर्ड्सवर्थ की। ठीक है, सो ओ नाइटिंगेल दीज नोट्स ऑफ थाइन the pyres and pyres is song in mockery and despite of shades and dews and silent night and steady bliss and all the loves now sleeping in these peaceful groves. I heard a stock dove sing or say his homely tale. So the nightingale से पोएम जो है लाइन्स हैं ली गई हैं, वर्ड्सवर्थ की पोएम है ये। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, हु पेड द ट्रिब्यूट टू शेक्सपियर इन द वर्ड्स। कौन शेक्सपियर को इन वर्ड्स में श्रद्धांजलि अर्पित करता है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन लाइन्स को देखिए, यट दोज who the worth of thy desert and with true judgment can discern with thy art will be admirers of the high-tuned strain among us whose member let me still remain. सो जॉन वैरन है ना एट्रीब्यूट करते हैं लाइन्स को शेक्सपियर के लिए, है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर देखिए 74। व्हेन प्लूरल प्रोनाउंस आर यूज टुगेदर द करेक्ट ऑर्डर इज। जब प्रोनाउंस साथ में यूज़ की जाती है तो जो करेक्ट ऑर्डर होता है वो होता है वी यू एंड दे। तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, यानी 123 वाला फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। जब सिंगुलर को हम एक साथ यूज़ करते हैं तो हम ये वाला लगाते हैं। ठीक है, 231, इसमें 123 लगेगा, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 75। फाइंड द इनकरेक्ट सेंटेंस। आपको इनकरेक्ट सेंटेंस फाइंड आउट करना है। ही वर्क द सम क्विकली, दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, द सी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली। सो नन ऑफ द एबव, डी आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि कोई भी इसमें इनकरेक्ट नहीं है, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 76। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 76 को। The words like a and the, this, that, these, those, every, each, some, any, my, his, one, two, etc. which determine or limit the meaning of the nouns। ठीक है, ये डिटरमाइन करते हैं नाउन की मीनिंग को और नाउन को, दैट फॉलो आर कॉल्ड, जिनको क्या कहा जाता है। सो दे ऑल आर डिटरमाइनर्स, ये सब डिटरमाइनर्स की कैटेगरी में आते हैं, तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यूजेस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। निम्न में से कौन से सेंटेंस में पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ की गई है? सो आई वंस सॉ ए मैन वॉकिंग द स्टेबल डोर बीइंग ओपन। यहाँ ऑल ऑफ द अबव आपका सही हो जाएगा, डी सभी में की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 78। अ जीरंड इज दैट फॉर्म ऑफ द वर्ब विच एंड इन ING। ठीक है, जीरंड फॉर्म जो होती है वर्ब की जो ING में एंड होता है एंड हैज़ द फोर्स ऑफ, तो ये वर्क करता है, ये एक वर्बल नाउन होता है बेसिकली, जिसमें दोनों के गुण होते हैं, वर्ब के भी और नाउन के भी। तो इसे हम दोनों की मतलब ये दोनों का
दोनों बोल सकते हैं इसको, नाउन और वर्ब। सो बोथ ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 79, इन विच सेंटेंस द वर्ब इज यूज्ड इन द पार्टिसिपल फॉर्म। निम्न में से किस में जो वर्ब है एज ए पार्टिसिपल यूज़ की गई है। सो सीइंग इज बिलीविंग, ये जीरंड है, यहाँ भी जीरंड है, मतलब यहाँ नाउन है ये वॉकिंग, यहाँ भी ये सीइंग एक एज ए नाउन है। एज ए वर्ब केवल यहाँ पर ही यूज़ हुआ है, नहीं मतलब सॉरी पार्टिसिपल, एज ए पार्टिसिपल ये केवल डी वाले में सही हुआ है, तो आपका डी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 79, इन विच सेंटेंस द वर्ब इज यूज्ड इन द पार्टिसिपल फॉर्म। कौन से सेंटेंस में जो वर्ब है वो एज ए पार्टिसिपल की तरह यूज़ की गई है। सो देखिए यहाँ पर ये नाउन की तरह है, यहाँ भी नाउन है, यहाँ भी नाउन है। यहाँ पर जो सीइंग है ये एक पार्टिसिपल है ना, जो ही को क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, सीइंग ही बिलीव्ड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 80, in such compound nouns as walking stick, frying pan, hunting whip, fencing stick, writing table, the words like walking, frying, hunting, fencing, writing are, ये जो वर्ड्स हैं जो मैंने अभी बोले, ये कौन मतलब किसका एग्जाम्पल है। सो ये सभी के सभी जीरन्स का एग्जाम्पल है जो कि कंपाउंड नाउन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, जीरंड बीइंग अ वर्ब नाउन मे नॉट बी यूज्ड एज, यानी कि जो जीरंड है उसे वर्ब नाउन यानी दोनों के एक एक वर्बल नाउन की कैटेगरी में रखा जाता है, जिसे हम इस तरह यूज़ नहीं कर सकते। मतलब सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब ये हो सकता है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए ट्रांजिटिव वर्ब ये हो सकता है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन भी ये हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नाउन नहीं हो सकता। डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 82, फाइंड द ऑप्शन दैट प्रेजेंट इनकरेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। आपको इनकरेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फाइंड आउट करनी है। जैसे सिट, सिट की जो बेस फॉर्म है सिट होती है, पास्ट सेकंड फॉर्म सैट होती है, एंड थर्ड फॉर्म भी सैट होती है। रिंग की रिंग, रैंग एंड रंग, एंड कम की कम, केम एंड कम, है ना। तो जो आपका इनकरेक्ट है वो आपका टी वाला हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो है तीनों फॉर्म सेम होती है, अनचेंजेबल होती है कट। तो यहाँ इन्होंने कैट दे रखा है, सो ये इनकरेक्ट है। सो आपका जो आंसर है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83, व्हेन कंजक्शन आर यूज्ड एज कोरिलेटिव ईच ऑफ द कोरिलेटेड वर्ड्स शुड बी प्लेस्ड सो इमीडिएटली बिफोर द वर्ड्स टू बी कनेक्टेड, यानी कि जिस वर्ड को कनेक्ट करना है उससे जस्ट पहले कोरिलेटिव कंजक्शन को रखा जाता है। सो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 84, कंजक्शंस विच एक्सप्रेस अ चॉइस बिटवीन टू अल्टरनेटिव्स आर कॉल्ड, यानी कि जो कंजक्शन आपकी चॉइस को दर्शाता है दो अल्टरनेटिव के बीच में, उसको क्या बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं डिसजंक्टिव और अल्टरनेटिव कंजक्शन। ये आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए काइंड ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। निम्न में से कौन सा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं है। सो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, वेटिव कंजक्शन। ये कोई टर्म नहीं है, बाकी ये सही है, कम्युलेटिव, कॉपुलेटिव, एडवर्सेटिव, ठीक है। और है ना, कॉपुलेटिव कंजक्शन एंड होता है, एंड को बोलते हैं। एडवर्सेटिव होता है हमारा बट, और जो अल्टरनेटिव है वो हमारा और होता है, ठीक है। सो आपका डी यहाँ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ग्रुप। निम्न में से कौन सा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का ग्रुप नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ ऑप्शन में, जो पहला वाला ऑप्शन है, सेकंड और थर्ड, इन सभी में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के ग्रुप को दिखाया जा रहा है, जबकि जो आपका डी है ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का ये ग्रुप नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, क्योंकि ये कंपाउंड ग्रुप है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिफिकेशन ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यानी कि निम्न में से कौन सा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का क्लासिफिकेशन नहीं है, ठीक है। सो डेथ आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा डी, ये कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का, जबकि टाइम पर्पज रीजन होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 88, लेस्ट इज यूज्ड एज ए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एक्सप्रेसिंग ए नेगेटिव पर्पस। तो ये नेगेटिव पर्पस को एक्सप्रेस करता है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द 14 बुक्स इन प्रील्यूड, यानी ठीक है आपको पता है प्रील्यूड वर्ड्सवर्थ की एक बुक है जिसमें कि 14 मतलब पार्ट है, 14 बुक्स हैं ये,
सो कौन सा पार्ट इनमें से नहीं है? सो विंटर वैकेशन का कोई पार्ट नहीं है, जबकि ये सारे उसके सीक्वेंस हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम इन ब्लैंक वर्स बाय वर्ड्सवर्थ इंटेंडेड एज द इंट्रोडक्शन फर्स्ट पार्ट टू द लॉन्ग 3 पार्ट एपिक एंड फिलोसॉफिकल पोएम रिक्लूज। निम्न में से कौन सी पोएम है वर्ड्सवर्थ की जो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है और ब्लैंक वर्स में है, जिसे कि उन्होंने अपना जो रिक्लूज है उसका फर्स्ट पार्ट के रूप में लिखा था। सो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, प्रील्यूड। प्रील्यूड को उन्होंने एज ए इंट्रोडक्शन के रूप में लिखा था ऑफ रिक्लूज। नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम बिगिंस विद द लाइन आई वंडर लॉन्ली एज अ क्लाउड। कौन सी पोएम इनमें से इस लाइन के साथ शुरू होती है? सो मोस्ट आस्किंग पोएम है ये विलियम वर्ड्सवर्थ की इन द एग्जामिनेशन। सो डैफोडिल आपका करेक्ट हो जाएगा डी, डैफोडिल्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 92, विच बुक वॉज डिवाइडेड इनटू 13 बुक्स इन 1805 वर्जन वाइल द 1805 वर्जन हैड 14 पार्ट्स। ठीक है, निम्न में से कौन सी बुक जब 1805 में ये अपनी 13 बुक्स में थी, जबकि 1805 में जब ये पब्लिश्ड हुई तो ये 14 बुक के साथ हुई थी। ठीक है, तो ये प्रील्यूड है, इसको 1805 में कंप्लीट कर लिया गया था वर्ड्सवर्थ की डेथ से पहले, लेकिन इसको पब्लिश कराया गया था उनकी वाइफ के द्वारा 1850 में। तो जब 1850 में इसको पब्लिश कराया गया तो उनकी वाइफ ने इसे 14 बुक में कराया, जबकि वर्ड्सवर्थ के सामने ये केवल 13 बुक्स में ही थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज कॉल्ड अ मैनिफेस्टो ऑफ इंग्लिश रोमांटिक क्रिटिसिज्म। कौन सा वर्क इंग्लिश रोमांटिक क्रिटिसिज्म का मैनिफेस्टो माना जाता है? सो लिरिकल बैलाड। इसके पब्लिकेशन के साथ ही इस एज की शुरुआत हुई थी और ये वर्क आया था इनका 1798 में। क्वेश्चन नंबर 94, इन विच ईयर वर्ड्सवर्थ अलॉन्ग विद हिज सिस्टर डोरोथी मूव्ड बैक टू लेक डिस्ट्रिक्ट एंड सेटल एट डव कॉटेज इन द विलेज ऑफ ग्रासमेयर। सो कौन सी ईयर में वो मूव बैक कर गए, वापस लेक डिस्ट्रिक्ट में सेटल हो गए डव कॉटेज में और ग्रासमेयर विलेज में। ठीक है, तो 1800 जो डेट है इसकी वो WJ लॉन्ग बुक के अकॉर्डिंग है और इस बुक के अकॉर्डिंग 1799 है, तो बी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 95, इन 1805 वर्ड्सवर्थ फिनिश दिस पोएम to Coleridge but refused to publish it until he would complete the Recluse, a long piece for which the poem to Coleridge would be a prologue। तो आपसे यहाँ ये पूछा जा रहा है कि 1805 में वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोइम टू कॉलरिज को फिनिश कर लिया था, लेकिन उन्हें पब्लिश कराने से मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो इसे द रिक्लूज का प्रोलॉग बनाना चाहते थे, है ना। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रोलॉग। और उनकी रिक्लूज कंप्लीट हो नहीं पाई थी और उससे पहले ही वो मर गए थे, है ना। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 96, द डाइवोर्स टैक्ट रिटन बाई मिल्टन फ्रॉम 1643 से 1645, है ना। उनके जो डाइवर्स टैक्ट हैं मिल्टन के वो 1643 से 1645 के बीच लिखे गए। रेफर टू द 4 इंटरलिंक्ड पॉलीमिकल पैम्फलेट, है ना, इनको रेफर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अमंग देम, इसमें से कौन सा है उसमें? सो द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन डाइवोर्स, द जजमेंट ऑफ मार्टिन बूसर, टेट्राकॉर्डन कॉला स्टीरियन। सो ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर हो जाएगा, सभी हैं, ये सभी उनके डाइवोर्स टैक्ट हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन आर ऑलवेज यूज्ड एज ए प्लूरल नाउन। इन निम्न में से कौन सा नाउन हमेशा प्लूरल की फॉर्म में यूज होता है? सो आपको पता ही है, स्पेक्टिकल्स, बीचेस, टोंग्स, ऑल ऑफ दीज। आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि सभी नाउन्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 98, फाइंड द इनकरेक्ट मैच ऑफ एनिमल एंड देयर यंग वन। आपको इनकरेक्ट मैच फाइंड आउट करना है एनिमल्स और उनके किड्स के बीच में। तो डियर का फोन होता है, डॉग का पप्पी होता है, ड्रोन का लावा या पोपा होता है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, फॉक्स। फॉक्स का लैम नहीं होता, कब होता है ना। तो आपका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 99, विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड इज नॉट अ रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। निम्न में से कौन रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव नहीं है, है ना। सो सबस्टैंटिव एडजेक्टिव नहीं है, ये टर्म नहीं होता। बाकी जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, नंबर एंड डेमोन्स्ट्रेटिव ये होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव डिनोट द क्वालिटी, काइंड
और कंडीशन ऑफ नाउन्स एंड प्रोनाउंस। ठीक है, निम्न में से कौन सा एडजेक्टिव किसी नाउन और प्रोनाउन की क्या बताता है? क्वालिटी, उसका प्रकार, उसकी कंडीशन को बताता है। सो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स बोथ, दोनों ही बताते हैं। सो आपका सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101, व्हाट इज़ द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल? ब्यूटीफुल की आपको कंपैरेटिव फॉर्म बतानी है। सो आपका आंसर ए वाला ही करेक्ट हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव फॉर्म ब्यूटीफुलर नहीं होती और मोर ब्यूटीफुल होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 102, सी सैंग एंड डांस हैप्पीली। ठीक है, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द अंडरलाइन वर्ब। जो अंडरलाइन वर्ड है उसका हमें नेचर को पता करना है। ठीक है, तो इसका नेचर इंट्रांजिटिव वर्ब है। ये जो नाचना होता है, गाना होता है, जाना होता है, दौड़ना होता है, ये सब हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 103, हेमा हैज़ नो कंट्रोल। ठीक है, यहाँ आपको सेलेक्ट करना है प्रीपोजिशन हिज टेम्पर, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ओवर। हेमा हैज़ नो कंट्रोल ओवर हिज टेम्पर, सो बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 104, ही फील्डेड द बॉल एंड थ्रो इट बट इट मिस द विकेट बाई ए डिस्टेंस। ठीक है, एक डिस्टेंस से, तो ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 105 है ना, देयर डैश 3 गिफ्ट इन द कार। सो मोस्ट ईजी क्वेश्चन आर हो जाएगा यहाँ पे, देयर आर 3 गिफ्ट इन द कार। नेक्स्ट देखिए वेरी इजी क्वेश्चन है ये भी, 106, ही इज़ जूनियर टू मी। ये जो लैटिन एडजेक्टिव होते हैं, कुछ ये 6-7 लैटिन एडजेक्टिव हैं, जैसे जूनियर, सीनियर, सुपीरियर। सो हमें पता है इनके बाद हमेशा देन नहीं आता, टू आता है। ठीक है, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 107 आपका जो क्वेश्चन है वहाँ इसमें पूछा जा रहा है, ए पेयर ऑफ सीजर्स है ना, ए पेयर ऑफ सीजर्स डैश नेसेसरी फॉर क्राफ्ट वर्क, है ना, नेसेसरी है। और इसमें जो आपको करेक्ट वर्ब को फिल करना है, सो इसमें आपका इज आएगा। ठीक है, ये पेयर ऑफ सीजर पूछा है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 108, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको यहाँ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को फाइंड आउट करना है इन 4 में से। तो देखिए टीचर्स की स्पेलिंग कौन सी करेक्ट है। सो ये वाला आपका सही हो जाएगा, TREACHEROUS, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 109, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्ट स्पेल्ड वर्ड देखिए क्लेप्टोमैनिया, सो डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, KLE वाला, KLEPTOMANNIA। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 110, दैट विच इज आउटडेटेड और आउट ऑफ यूज़, यानी कि जो आउटडेटेड है एंड आउट ऑफ यूज़ है उसे क्या बोला जाता है? सो ऑब्सोलीट बोला जाता है। सो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 111, the following lines are taken from nature herself was at this unripe time, but secondary to my own pursuit and animal activities and all their tribal pleasures. So these lines are taken from Wordsworth Preludes, एक करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 112, एंड जैस इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स और इमोशन, यानी कि ऐसा वर्ड जो जैसे सडन फीलिंग्स को और इमोशन को एक्सप्रेस करता है, जैसे वाव, ओह, उफ, इस तरीके से वर्ड्स जो सो इंटरजेक्शन होता है वो, सो बी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 113, इन विच सेंटेंस एवव इज यूज्ड एज ए नाउन। कौन सा सेंटेंस में एवव एज ए नाउन यूज हुआ है? सो ब्लेसिंग्स कम फ्रॉम एवव, सो डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 114, इन विच सेंटेंस आफ्टर इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। किस सेंटेंस में आफ्टर एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है? सो आफ्टर एजेस शैल सिंग हिज ग्लोरी, ये वाला सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 115, द इन्फिनेटिव विथ टू इज ऑफन यूज एज द इक्विवेलेंट ओ ऑफ ए एन। सो आपका हो जाएगा बी वाला एग्जेक्टिव क्लॉज, इसको इक्विवेलेंट समझा जाता है एग्जेक्टिव क्लॉज के, और ये एक डीप रूल है, इसको आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। जीन करेक्ट वन वर्ड फॉर द एक्सप्लेनेशन। तो देखिए 116, अ नोइजी टर्बुलेंट काइंड ऑफ वुमेन, विरागो, ये विरागो होती है। ए पार्टनर इन क्राइम, एक्म्प्लिस, अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर, मिलेनियम, अ पर्सन बिहाइंड टाइम, सेंचुकेटेड। सो ये आपका इनकरेक्ट है, सो आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए, बाकी सब सही थी ऊपर वाली। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 117,
ए पर्सन फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, ऐसा व्यक्ति जो इन्फेक्शन से फ्री हो। सो इम्यूनिटी, ये नहीं, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये इनकरेक्ट है। बाकी जो है यहाँ ये सभी सही हैं। जैसे ए पर्सन विद द सेम नेम एज अनदर, नेम से एक होता है वो। ए पर्सन हु कम्स टू लिव इन अ कंट्री फ्रॉम सम अदर कंट्री, इमिग्रेंट होता है वो। अ पर्सन हु इज़ फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, बेलिकोज होता है वो। सो आपके कहने का मतलब ये आपके तीनों सही थे, इनकरेक्ट ए वाला है। एंड नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 118, अ पर्सन हु कीप्स चेंजिंग हिज ओपिनियंस, यानी बदलता रहता है। सो टर्न कोट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स, ऑटोक्रेसी। सो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी। बाकी सबका सही है यहाँ पे। अ पर्सन हु विशेस टू थ्रो हिज एस्टेब्लिशमेंट, एनार्चिस्ट होता है। एंड नेक्स्ट देखिए, अ पर्सन विद एन अमेटर इंटरेस्ट इन द आर्ट, डिलीटेंट, वो डिलीटेंट है, ठीक है। शौकीन व्यक्ति है ना, जो प्रोफेशनली वो काम को नहीं करता, केवल शौक के लिए करता है, ऐसा व्यक्ति डिलीटेंट होता है। तो 119, अ प्लेस फॉर कीपिंग बीज, है ना, तो एपेरी होती है वो। एपेरी होता है जहाँ मक्खियों को रखने का स्थान, एपेरी। अ प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट, है ना, गुड क्लाइमेट के प्लेस को सैनाटोरियम बोला जाता है। अ प्लेस ऑफ वॉशिंग डिशेज एडजॉइनिंग, सो किचन, ये आपका इनकरेक्ट है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। बाकी सभी सही हैं। जैसे प्लेस ऑफ शेल्टर और रिफ्यूजी और साइकियाट्रिक हॉस्पिटल, इसको एसिलम बोलते हैं ना, तो ये भी सही है। तो आपका जो इनकरेक्ट था वो सी वाला था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 120, अ प्लेस विद गैम्बलिंग टेबल्स, है ना, जहाँ मतलब गैम्बलिंग टेबल्स होती है उसको कैसीनो बोलते हैं, मतलब जहाँ पर जुआ खेला जाता है। अ प्लेस वेयर प्रोस्टिट्यूट आर अवेलेबल्स, उसको ब्रॉथल बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट ऑप्शन है, अ पॉलिटिकल लीडर सो who tries to get support by making false promises and using argument based on emotions, so pedagogy ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए डी, ये तो सही है, ए प्रिंटेड नोट ऑफ समवंस डेथ, ऑबिच्यूरी, तो ये ऑबिच्यूरी होता है, तो ये मरण लेख इसको बोलते हैं हिंदी में, मरण लेख। तो यहाँ ये भी सही है ना, तो आंसर आपका इनकरेक्ट सी था। देखिए क्वेश्चन नंबर 121 से 122, फाइंड द फॉरेन एक्सप्रेशन विद इनकरेक्ट मीनिंग। सो एडेंडम एंड अपेंडिक्स, अ थिंग और थिंग्स, तो ये ठीक है, करेक्ट है आपका। एड एंटीक, एंटीक जो चीज़ें होती है प्राचीन वस्तुएं, वो ये भी ठीक है। एड ये भी सही है। जो आपका इनकरेक्ट है ना, वो आपका एड एक्सट्रीमम हो जाएगा, टू द बिगनिंग, इन गलत है। तो आंसर आपका डी हो गया, क्योंकि इनकरेक्ट फाइंड आउट करना था हमें। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 122, एड हॉक फॉर दिस पर्पज ओनली, टेम्परेरी, एड इन्फिनिटम, विदाउट लिमिट, फॉर एवर, ठीक है ये। एड इंट्रीम, फॉर द टाइम इमेमोरियल, तो आपका जो इनकरेक्ट एक्सप्रेशन है वो सी वाला है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा सी। बाकी सभी यहाँ करेक्ट हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 123, द प्रेजेंट आएगा यहाँ पर, द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द सब्जेक्टिव मूड, ठीक है। जो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड होता है हमेशा यूज़ किया जाता है, वो किसके लिए, रिकमेंडेशन के लिए, सजेशन, एडवाइस, रिक्वेस्ट एंड डिमांड्स के लिए ये यूज़ होता है। एंड इट ऑफन फॉलोज द वर्ड दैट, और ये हमेशा किसको फॉलो करता है, दैट को हमेशा फॉलो करता है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, ठीक है। तो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, द प्रेजेंट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 124, द पास्ट सब्जेक्टिव इज यूज आफ्टर द वर्ब विश टू इंडिकेट, यानी कि जो पास्ट सब्जेक्टिव मूड है वो विश वर्ब के बाद क्या इंडिकेट करता है, सो एन अनरियल सिचुएशन को ये इंडिकेट करता है। तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आई विश, आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, या फिर आई वर अ वर्ड, है ना, इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं, तो उसमें विश के बाद जो अनरियल सिचुएशन होती है वो पास्ट सब्जेक्टिव मूड को दिखाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 125, नॉन फाइनाइट वर्ब डैश एक्शन एज द रूट ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, सो आपका ए करेक्ट हो जाएगा। जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है कैन नॉट परफॉर्म एक्शन एज द रूट ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं वो उनके अकॉर्डिंग जो वो है ना नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती हैं, ठीक है। सो गाइज ये आपका ये यहाँ सही हो जाएगा। सो गाइज ये थे हमारे 125 क्वेश्चन, इसके साथ ही हमारा प्रैक्टिस पेपर ये 5 कंप्लीट हो गया। एंड आपने अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।